हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यूनो गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि BEVAE 181 जो है वो MCQ बेस्ड हो गया है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाएंगे। हम आपके लिए लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में नहीं है। चलिए, मैं जब भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें क्लियर करूंगी कौन सी यूनिट है, क्योंकि जैव विविधता आपका बड़ा लेसन है जो यूनिट 7। आप यदि यूनिट 7 देखेंगे तो जैव विविधता, चेतावनी और संरक्षण के नाम से है, तो इसके हम क्वेश्चन लेंगे। साथ ही साथ में इसमें हमने आहार श्रृंखला के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा यूनिट 2 में, यानी इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में। देखिए, ये फर्स्ट टाइम आपका ये पर्यावरण अध्ययन जो कोर्स है वो आया है, और फर्स्ट टाइम ही ये MCQ बेस्ड हो गया है। तो इसकी बुक मिलना भी MCQ बेस्ड इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम आपके लिए सर्च करके क्वेश्चंस यानी MCQ लेके आ रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से। चलिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, यानी पारिस्थितिकी शब्द जो है इसको सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीटर, ठीक है। किसने किया था? रीटर ने किया था। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो पारिस्थितिकी है वो जो नीचे ऑप्शन दिए इनमें से किसके बीच का संबंध है, संबंधों का अध्ययन, यानी किनका हम अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी में, सीधा सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीव और वातावरण का। किसका करते हैं? जीव और वातावरण का हम इसमें अध्ययन करते हैं। स्वयं पारिस्थितिकी का अभिप्राय है, ठीक है। ऑटो इकोलॉजी जो होता है उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। जब व्यक्तिगत यानी जीवधारी का जब व्यक्तिगत पर्सनल उसमें अध्ययन किया जाता है उसे स्व पारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। स्वयं, स्व का मतलब स्वयं होता है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत जब जीव जंतु का उसमें अध्ययन किया जाता है तो स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको जो सिस्टम है इसकी शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? टेंसले ने की थी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जो ये पूछा गया है कि पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किसने किया था सर्वप्रथम, ये शब्द जो है सबसे पहले किसने निकाला, ठीक है, तो रीटर ने। लेकिन वहीं पे पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की, तो वो टेंसले ने की। इस चीज को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा, ओके। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, ठीक है। जो पारितंत्र शब्द है उसका सबसे अच्छा वर्णन क्या हो सकता है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। पारितंत्र का ही मतलब होता है कि ऐसा समुदाय जिसमें पर्यावरण में रहने वाले जीवों का अध्ययन ही पारितंत्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक पूछ रहा है, तो वो घटक कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप भी यदि आंसर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में साथ साथ में आप कमेंट्स करते चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं, फिर इनके अंतर्गत और भी घटक आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का अजीवी घटक है। अब देखिए, अजीवी या अजैविक एक ही चीज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। जीवित, जैविक या लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो कौन पारितंत्र का अजीवी घटक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जल। जल जो है वो अजीवी है, जीवाणु, क्लोरेला और मानव जो है जीवी आते हैं, यानी लिविंग थिंग्स है ये। जल नॉन लिविंग थिंग्स है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता फिर अपघटक आते हैं, ठीक है। तो प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्रथम में उत्पादक हो जाते हैं जो उसको उत्पन्न करते हैं, फिर जो चीज बनती है जो उसको उपभोक्ता जो है उसका यूज करते हैं, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है तो कैसे बनती है। देखिए, फूड चेन जो है वो उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से बनती है, ठीक है। जो उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है जो उनको खाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है खाद्य श्रृंखला बनती है। इसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। अब देखिए, यहाँ समझिएगा प्राथमिक उपभोक्ता से मतलब क्या है, ठीक है।
तो किसी भी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को जैसे कि हम कह सकते हैं कि घास है, घास को जो है कौन खाता है, हिरण खाता है, तो ये क्या हो गया, प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर हिरण को शेर खाएगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाता है। तो जो हिरण है वो शाकाहारी है, वो घास खा रहा है, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उन्हें शाकाहारी बोलते हैं। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा को पकड़ना है, में से रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सीधी सी बात है, किसी भी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य, यदि फूड, यदि भोजन बनाया जाता है तो भोजन कैसे बनाएंगी पत्तियां, पेड़ पौधे, तो सौर ऊर्जा जो होती है, सूर्य की किरणें होती है, उनको पकड़ना फिर उसे रासायनिक क्रिया में ऊर्जा में बदलना, यही तो होता है। ठीक है, चलिए और भी हम क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है। इकोसिस्टम जो हम पढ़ते हैं इकोलॉजी, तो उसमें ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है, नीचे ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है जो वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता की सबसे बड़ी संख्या होती है किसी भी पारितंत्र में। ओके, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। जब वायु एवं जल की क्रिया होती है तो जो भूमि वहां से हटती है, जमीन वहां से हटती है, तो उसको क्या कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अपरदन, मिट्टी का अपनी जगह से। क्वेश्चन को घुमा के पूछने का तरीका देखिए, भूमि का हटाव यानी भूमि का कटाव या मिट्टी का अपनी जगह से हटना जो होता है वो अपरदन कहलाता है। वो तब होता है जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है या फिर जब जल यानी कि बारिश होती है तब। ठीक है, तो वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा जब भूमि अपने जगह से हट जाती है तो अपरदन होता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अब देखिए मृदा अपरदन हो गया, तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है। किस तरह से मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों को उगाने द्वारा, यानी वनों को उगाकर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम वनस्पति लगाकर, पेड़ लगाकर जो है मृदा अपरदन रोक सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को अपने में बांधे रखती हैं। ठीक है ना, इसलिए पेड़ लगाकर ज्यादा से ज्यादा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके भी हम बाढ़ को रोक सकते हैं। यदि आपको आंसर सब पता है तो आप कमेंट्स करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि मुख्यतः मेन ग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं। मेन ग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन डेल्टा। मेन ग्रोव वाले जो ज्वारी वन होते हैं ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं। बस आप इतना सा याद रखिएगा, ज्वारी वन जो है ये मेन ग्रोव वाले दलदली जमीन में भूमि पे पाए जाते हैं। और दलदल जो है भारत में सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा का डेल्टा है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है, वही है जो भी ऊपर मैंग्रोव यानी मैंग्रोव जो वनस्पति है वो सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। अब यहाँ पे इसकी मुख्य घटक पूछा गया, किसका मुख्य घटक क्या है। देखिए मैंग्रोव जो वनस्पति है इसका जो मुख्य घटक है वो है राइजोफोरा। ठीक है, क्या है, राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे जो वनस्पति पाई जाती है वो क्या कहलाती है, तो देखिए समुद्र के किनारे की जो वनस्पति है वो कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति। लवण युक्त यानी क्षारीय, लवण यानी खार जो होता है, इसमें नमक ज्यादा होता है, तो लवण उद्भिद वनस्पति। ठीक है, बस लवण याद रखिएगा, समुद्र में सबसे ज्यादा लवण है वो कहाँ पाया जाता है, नमक, वो समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। ओके, जो न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं, तो देखिए जो लक्षण है वो है आपके शुष्कोद्भिद यानी शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां के पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी और धसी हुई होती है, उनके रंध्र जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल क्षेत्रों में, शुष्क का मतलब ही होता है मरुस्थल क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
आप देखिए एक क्वेश्चन दे दिया मरुस्थल से, दूसरा क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड पूछ लिया। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि मरुद्भिदों में यानी जो मरुस्थल में पत्तियां पेड़ पौधे होते हैं इनमें लंबा मूल तंत्र होता है। क्यों होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, जो मरुद्भिद यानी मरुस्थल होते हैं वहाँ लंबा मूल तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने में जड़ें गहराई में चली जाती हैं। यानी कि जो मरुस्थल होते हैं और वहां मालूम है कि पानी नहीं होता है, इसलिए जो उनके मूल तंत्र का मतलब जड़ें होती हैं वो ज्यादा लंबी होती हैं ताकि और नीचे तक जा सके, वहां से पानी वो ला सके। ठीक है, तो गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करती हैं जड़ें, इसलिए जो मरुस्थल होते हैं मरुद्भिद होते हैं उनमें लंबा मूल तंत्र होता है। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? यदि पौधे ही मर जाएंगे तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पौधे जो है वो क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। सभी जंतु मर जाएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या, जो अधिपादप होते हैं किन स्थानों पर पाए जाते हैं? तो जो अधिपादप होते हैं वो वर्षा वर्ष पूरे वर्ष होती है। ठीक है, अधिपादप ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं, तो अधिपादप जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है वहां पर पाए जाते हैं। बस सीधा सा है, अधिपादप वहीं पाए जाते हैं जहां वर्षा पूरे साल होती है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, कि यहाँ पे निर्मोकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए निर्मोकोफिली जो होता है एक लाभदायक संयोजन होता है किसका? चींटियों के बीच का। किसके बीच का होता है? चींटियों के बीच का। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र जो है वो क्या है? तो हमें पता है कि जो पारितंत्र है इकोसिस्टम हमारा जो होता है वो सबसे बड़ा कहाँ पाया जाता है? सागर में। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा पारितंत्र जो है वो कहाँ पाया जाता है? सागर में या जलमंडल में। कहाँ पाया जाता है? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल की बात की जाए तो जलमंडल में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किस तरह से रोका जाता है? मिट्टी के कटाव को किस तरह से रोका जा सकता है? तो देखिए वनारोपण द्वारा, यानी वनों को लगाकर जो है मृदा अपरदन को हम क्या करते हैं? रोक सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम किस में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, किस उपभोक्ता में आते हैं? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम जो है द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, क्योंकि हम मांसाहारी हो जाते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सीधी सी बात है कि सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे प्राप्त होती है? सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? यानी खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है किन में से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो वीडियो जो है इसकी थ्योरी डली हुई है, देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय इसमें किसके द्वारा जो ऊर्जा है वो अंतरण होती है? तो एक जीव से दूसरे के। ठीक है ना, एक जीव से दूसरे जीव के ऊर्जा जो होती है वो अंतरण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट्स जो है किसे कहते हैं? तो देखिए हाइड्रोफाइट जो है यह एक जलीय पौधा होता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट जो है एक जलीय पौधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुविद्य है? कौन सा पौधा मरुविद्य है, यानी जो मरुस्थलीय पौधा है वो कौन सा है आपको यहाँ पे बताना है। देखिए करील जो पौधा है वो मरुविद्य यानी मरुस्थलीय पौधा है। ठीक है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का क्या उदाहरण है? जैव अजैव दो तरह के अवयव होते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण जो है वो वायु हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स, अजैव यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जैव यानी लिविंग थिंग्स। तो वनस्पति, जानवर ये लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, वायु नॉन लिविंग थिंग्स अजैव में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अभी हमने हाफ ही क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चंस लिए हैं, और इसके जो आधे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हैश 4 में। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, आहार श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।